सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा जो है 2021 बोर्ड की परीक्षा, 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2021, इसकी तैयारी कैसे करें। आपको पता होगा कि ये जो कोरोना नाम की महामारी है, जिसके कारण पढ़ाई तो बहुत ही बाधित हुई है लोगों की, और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किए हैं स्टूडेंट्स। उनको कहीं से कोई पढ़ने का मिला ही नहीं मटेरियल, और मटेरियल गवर्नमेंट ने जो भी प्रयास किया है वो 100% लोगों तक पहुंचना नामुमकिन जैसा लगता है। भारत में ख़ास करके हमारे झारखंड राज्य में, जहां नेटवर्क की सुविधा सब जगह नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है। हालांकि सरकार ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है कि हम सभी तक, जन जन तक पहुँचे, और वो DigiSath के माध्यम से पढ़ाई हुई है। लेकिन वो सभी के पास तक, सबके लिए वो सबके पास पहुंच नहीं बना पाया। 60% लोग तो उससे 60% तक तो पहुंच बन पाई। 40% लोग अभी भी उससे अछूते हैं, वहाँ तक नहीं पहुंच पाया ये DigiSath, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल है तो फिर उसमें नेट पैक रिचार्ज करने का पैसा नहीं है, और अगर पैसा भी है तो कहीं कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो ये सारी परेशानियां हुई, और जिसके कारण हम 100% जो है अपना अचीव नहीं कर पाए गोल को। खैर, सरकार ने, जैक बोर्ड ने सिलेबस को रिड्यूस किया है। लगभग 40% सिलेबस कहा जाता है कि रिड्यूस किया गया है। सिलेबस आप देखेंगे भी तो, और इस पर इतना रिसर्च हुआ है, इतने अच्छे ढंग से, इतने ही प्लान्ड वे में उस सिलेबस को कम किया गया है कि स्कूल खुलने के बाद, जो दिसंबर में 21 दिसंबर से स्कूल खुला है, 21 दिसंबर के बाद अगर हम चाहें तो पूरे सिलेबस को कवर करके और एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। इतना समय हमारे पास। अब तो एग्ज़ाम का भी समय, डेट बढ़ा दिया गया है, मई में एग्ज़ाम है, और हम चाहें तो ये करके, मैंने देखा है, ये इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है इस शॉर्ट पीरियड में। जो सिलेबस काट कर दिया गया, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, उसको पूरा पढ़ाया जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है। बड़े आसानी से आप प्लान्ड वे में अगर पढ़ाते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं इन कम समय में। और मई में एग्ज़ाम है तो मई तक हम एक बार रिवीजन भी करा सकते हैं, क्विक रिवीजन अगर चाहें तो। टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करके बच्चों की तैयारी हो सकती है, जो सिलेबस रिड्यूस करके दिया गया है। और बड़ा ही एप्रोप्रिएट है, बड़ा ही एक्यूरेट है वो, कि उतने समय में हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर दें। और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वैसे उन मेंबर्स को, उन टीम के सदस्यों को, जिन्होंने ये सिलेबस रिड्यूस किया है, और कितना ही मैनेज्ड वे में, प्लान्ड वे में, और कैलकुलेटिव है ये, कि इतने समय में ये सिलेबस कंप्लीट कर दिया जा सकता है। तो सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। और आप भी, स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ कि आप भी इसको चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो अब बात कर रहे थे कि ये जो 2021 की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए परीक्षा के पैटर्न में, क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ सुधार किए गए, कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ चेंजेस लाए गए हैं। और उन चेंजेस का भी एक मकसद यही है कि बच्चे जो है वो अनकंफर्टेबल फील न करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाएं और रिज़ल्ट अच्छा हो। रिज़ल्ट को अच्छा बनाने के लिए हम लोग इसमें बोर्ड ने क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ बदलाव किया है। पहले जब कोरोना काल से पहले जब एग्ज़ाम होता था, उस समय टोटल क्वेश्चंस की संख्या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में, जहाँ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, वहाँ क्वेश्चंस की संख्या 32 होती थी। 32 क्वेश्चंस लिखने होते थे, जिसमें से कुछ MCQ होता था, कुछ 2 नंबर के, कुछ 3 नंबर के, कुछ 5 नंबर के सवाल होते थे। अब उसमें थोड़ा सा तब्दीली लाया गया उसको और आसान बनाने के लिए। तब्दीली क्या है ये आपको समझ लेना है कि जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, हम उन्हीं की बात करें। और पहले हम इस पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पैटर्न को समझ लेने के बाद फिर हम बात करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम जो दें तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे हम पा सकते हैं, ये आपको समझाएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि वो जो सिलेबस है, उन सिलेबस में हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ।
तो मैंने ये जो लिखा है, जो क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया गया है, उसको मैंने लिखा है। ये जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल वाले जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है, जिसमें से 70 मार्क्स। एक बात बड़ा र्यूमर फैला था कि प्रैक्टिकल हटा दिया, तो एक पैटर्न जारी की थी जैक ने कि 40% क्वेश्चन इस पैटर्न से रहेगा, इतने इस टाइप का रहेगा, 30% इस टाइप का रहेगा, 30% इस टाइप का रहेगा, फिर 30% दूसरे टाइप का रहेगा। तो ये बातें जो थी उसमें परसेंटेज दिया गया था और लोगों ने समझ लिया कि ये क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है जी, साइंस के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ना हो या जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं उसमें प्रैक्टिकल ना हो, ये नहीं हो सकता है। वो परसेंटेज दिया हुआ था, उतने परसेंट क्वेश्चन MCQ होंगे, उतने परसेंट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, फिर उतने परसेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये उसका परसेंटेज दिया हुआ था और उसको हम लोगों ने ये समझ लिया कि वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो खैर परसेंटेज था वो, और उसी के बेसिस पर यहाँ एक अब तो क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन भी आ गया है जैक के साइट पर, और उस मॉडल को भी देखकर, और ये पहले से भी नोटिफिकेशन था कि कितने नंबर के कौन से सवाल होंगे, कैसे सवाल होंगे, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कहा कि ये जो 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं बोर्ड में, उसमें से 1 to 20 क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा और उसको आपको लिखना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स हुआ, 20 मार्क्स हुए। उसके बाद कहता है कि 21 से 27 7 क्वेश्चंस अति लघुत्तरीय या खाली स्थान भरने वाला होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, या अति लघुत्तरीय एक सेंटेंस में जिसका आंसर हो जाए, वैसे सवाल होंगे 7 क्वेश्चन, और उनके भी 1-1 नंबर होंगे। तो 1 नंबर के टोटल 27 क्वेश्चंस हो गए, 27 क्वेश्चंस हो गए। 27 क्वेश्चंस में 1-1 नंबर का हुआ, तो टोटल ये 20 और ये 7, 27 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन दिए होंगे, और उन 4 में से कोई एक सही होगा। ऐसा नहीं कि 2 सही है या 3 सही है, जो IIT वगैरह में होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ एक ही सही होगा और उसी को आपको टिक करना है, मतलब उसका नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 से 34, ये जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, ये भी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन ही कहे जाते हैं, लेकिन इनके 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये 7 क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे, और टोटल हो गए 14 मार्क्स। 14 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 14 अंक के हुए। क्वेश्चन नंबर 28 से 34, ये 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हुए, और टोटल अंक इसके होंगे 14। उसके बाद 35 से 39, ये 5 क्वेश्चंस जो हैं ये भी लघुत्तरीय क्वेश्चन कहलाते हैं, और ये इनका जवाब लगभग आप 300 शब्दों में मैक्सिमम लिख सकते हैं। एक लिमिटेशन है, असल में साइंस में वर्ड का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने एग्जामिनर को समझा दिया, आप अपनी बात के मन की बात को आप जो समझ रहे हैं, अपना कंसेप्ट उन तक कन्वे कर दिया, बस वो काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक लंबा सा लेख लिखें, एक पूरा पेज भर दें, ये ज़रूरी नहीं है। जो मेन बात है वो समझा देना है। आप किस भाषा में, किस तरीके से आप समझा पाते हैं, एग्जामिनर को कन्विंस कर पाते हैं, ये आप बखूबी आपको समझना होगा। और अगर आपने कम शब्दों में समझा दिया, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ वर्ड का लिमिटेशन कुछ नहीं होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हो उसके लिए 300 शब्दों में, उससे ज़्यादा शब्दों में उसका जवाब नहीं देना है। तो ये 3 नंबर के हुए, तो 5 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, तो 15 नंबर हुए। और 40 से 41 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और ये पहली बार 7 नंबर के सवाल इंट्रोड्यूस किए गए हैं चैप्टर्स में। 7 नंबर के सवाल, और 7 नंबर के सवाल में 2 सवाल होंगे, तो 14 नंबर का हुआ, और इन टोटल सबको अगर जोड़ा जाएगा तो ये 70 नंबर हो जाते हैं। थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स के हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ इस थ्योरी के पेपर में समझा देना चाहता हूँ कि जब कभी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, ख़ास करके साइंस सब्जेक्ट में, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो साइंस सब्जेक्ट में जब आप कभी बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ आप कम से कम भाषा का इस्तेमाल करें।
ज़्यादा लिखने में गलतियां होती हैं और ज़्यादा का गुंजाइश ही नहीं है। साइंस जो है वो टू द आपको फैक्ट जो बात है, रीज़न है, वो कह देना है, और जितने कम से कम शब्दों में आप कह दें और उतना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, डेरिवेशन की बात जब आती है फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में तो डेरिवेशन अमूमन नहीं पूछा जाता है, फिजिक्स में डेरिवेशन पूछा जाता है। तो डेरिवेशन की जब बात है तो उसको एलाबोरेट करके हम लिखेंगे, साफ साफ शब्दों में। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो हम उस जहाँ लिख रहे हैं उसको गंदा ना करें, उसको साफ साफ लिखें ताकि पढ़ने में सुविधा हो एग्जामिनर को। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है कि आपके कॉपी को चेक करने में अगर एग्जामिनर को कोई परेशानी नहीं हो रही है तो वो खुश होगा, और एग्जामिनर का मूड अगर अच्छा है तो आपको नंबर जो है वो माकूल मिलेगा। अगर आपने इतना गंदा लिखा है तो उससे वो थोड़ा सा पजल्ड होगा तो आप समझ रहे इरिटेट होगा तो इरिटेशन में आपको आप समझ ही रहे हैं कि जितना नंबर आप डिज़र्व करते हैं नंबर तो उतने मिलेंगे, लेकिन अगर आप साफ राइटिंग आपकी है और एग्जामिनर आपके राइटिंग से खुश है, आपके राइटिंग स्किल से खुश है, तो निश्चित रूप से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। एक ये सावधानी रखनी है। दूसरी सावधानी कि जब कभी हम सवालों का जवाब लिखते हैं तो सवालों का जवाब लिखने में होता क्या है कभी कभी कि बच्चे कुछ सवाल छोड़ देते हैं, उनको आता रहता है, वो सवाल छोड़ देते हैं। तो छूटता कैसे वो समझिए। छूटने का कारण होता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लिखा, और 1 से 19 तक में कौन कौन सवाल हम लिखे हमको पता ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, 20 लिखा, उसके बाद 25 लिखा। अब 20 और 25 के बीच में जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं स्किप कर जाए, नहीं मिले। तो उन सारी परेशानियों से बचने के लिए भी और एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम होता है कि आपने क्या करा कि क्वेश्चंस मिले, अब क्वेश्चन को चेक कर, हम कॉपी इवेलुएट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 अब चेक किया, उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 25 चेक करना है, तो फिर हमको क्वेश्चन पेपर पलटना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा उसके बाद काम भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एग्जामिनर जो है वो बहुत प्लीज्ड नहीं होता है उससे। तो आपको करना क्या है, जो भी सवाल लिखें, जो भी सवाल का जवाब लिखें, एकदम सिस्टमेटिक सिलसिलेवार ढंग से लिखें, 1 2 3 4 5 6 अगर संभव है तो। ऐसा कोई ये कोई मैं रूल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है अगर आपने 1 नंबर लिखा और 25 नंबर लिखा तो आप पर कोई मैं वो कार्रवाई नहीं करने वाला हूँ या कोई कार्रवाई नहीं करेगा, आप जैसे मर्जी लिखे। लेकिन सामने वाला जो कॉपी इवेलुएट कर रहा है उसको जितनी सुविधा होगी आप उतने सिक्योर्ड हैं, आप उतने अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जब भी आप जवाब लिखें तो एकदम 1 से लेके और अंत तक लिखें। इससे 2-3 फायदे होंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि मेरा कौन सा सवाल छूटा। अब एकदम सवाल नहीं छूटेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी आप उसमें जवाब लिखते हैं, जैसे कभी क्वेश्चन होता है कि आंसर एनी 3 और उसमें 5 ऑप्शन दिए हुए, किसी 3 का जवाब लिखना है हमें, तो कोई भी 3 लिखेंगे जवाब, ऐसा नहीं कि ABC ही लिखेंगे, कोई भी 3 जवाब लिखेंगे, वो चेक किया जाएगा। 5 का जवाब नहीं लिखना है, 5 का जवाब लिखिएगा तो उससे ज़्यादा नंबर तो नहीं मिलना है और केवल आपको उससे हानि ही होगी। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब लिखना है। 3 का जवाब लिखना है तो 3 ही का जवाब लिखना है, 5 का जवाब नहीं लिख देना है। और कभी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि हम एकदम सिलसिलेवार ढंग से लिखें और साफ साफ लिखें, थोड़ा सा जगह दे कर लिखें। बहुत सारे पेजेज होते हैं जो दिए जाते हैं, इतने सफिशिएंट पेज होते हैं कि आधा से ज़्यादा तो ब्लैंक रह जाते हैं। तो आप खूब जगह 2 क्वेश्चंस के बीच में 2-3 लाइन छोड़ के लिखें और खूब स्पेस दे कर लिखें, साफ साफ लिखें, तो आपको ज़्यादा नंबर आप पाएंगे और एग्जामिनर को कॉपी इवेलुएट करने में भी सुविधा होगी। एक और बात कि जब कभी हम लोग ये लिखते हैं, जवाब लिखते हैं, तो एक कंसेप्ट है, एक मिसकंसेप्शन है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर हम पेज भर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जब कभी कोई चेक कॉपी इवेलुएट करते हैं तो पढ़ते हैं, आप बीच में कुछ शुरू में कुछ लिख दिए, बीच में कुछ, अंत में कुछ लिख दिए, बीच में गाना लिख दिए, पोएम लिख दिए, ये नहीं होगा। ये अगर लिखते हैं आप तो और आपके वो डिसफेवर में जाएगा, आपके फेवर में वो कभी नहीं जाना है। तो इसलिए जब कभी लिखे तो आपको आता है तो टू द पॉइंट बात लिख दें, और नहीं आता है तो उसको छोड़ दे, स्किप कर जाए। ऐसा नहीं है कि कॉपी भर दीजिएगा तो आप पास कर जाइएगा या आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप टू द पॉइंट लिखें, साफ साफ लिखें, 2 क्वेश्चंस के बीच में आप स्पेस भी दें और
उसका जवाब जब कभी लिखें तो वो जितना कम से कम बात लिखकर हम बात समझाना चाहें एग्जामिनर को, ऐसा प्रयास करें। तो ये बात हुई कि मैंने आपको समझाया कि जब हम कभी थ्योरी का एग्ज़ाम देते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि हम अनाप शनाप चीज़ न लिखें और जितना चीज़ आता है वो लिखें हम, और एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करने में सुविधा हो, ये इसका ख्याल हमें खूब रखना है। अगर ये मजबूरी हो जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम 25 लिखेंगे फिर 32 लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। ये मैंने कहा, पहले ही कह दिया कि ये कोई नियम नहीं है, ये कोई कानूनी दायरे में नहीं आता। लेकिन आपको सामने वाले को अगर प्लीज़ करना है, आप सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप एकदम सीरियली लिखें, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखें। ये बात हुई कि थ्योरी में ये जो मैंने कहा कि खास करके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जहाँ तक संबंध है तो 7 नंबर का कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। 7 नंबर का कोई सवाल नहीं होता है। जब कभी 7 नंबर का, इवन के 3 नंबर के सवाल में भी कभी कभी ABC 3 पार्ट्स रहते हैं 1-1 नंबर के। तो केमिस्ट्री में उतना बड़ा सवाल नहीं होता है, और ख़ास करके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तो उतना ज़्यादा समय भी नहीं लगता। जो 3 घंटे का समय दिया जाता है एग्ज़ाम में, उतना समय लगता भी नहीं, 2 घंटा सफिशिएंट है इसके जवाब को लिखने के लिए, अगर आपको सवाल आते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। अब बात रही, और अब तो और कम समय लगेगा क्योंकि जब MCQ आ गया है 20 नंबर का MCQ, 20 MCQ आ गया तो और भी समय कम लगेगा क्योंकि लिखना है नहीं, ABCD लिखना है। तो अब कहना ये चाह रहे थे कि ये जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं जिसको दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहते हैं, मैंने यहाँ केमिस्ट्री में के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर ये 7 नंबर का सवाल है तो 7 नंबर के कोई सवाल होते ही नहीं है। इसमें जब कभी होगा तो या तो 7 पार्ट्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 7 भी हो सकते हैं। तो इसमें पॉइंट ये ABCDEF करके क्वेश्चंस होंगे। आप इसको उस तरीके से ही समझें। 7 नंबर का कोई बहुत बड़ा सवाल बनता नहीं है केमिस्ट्री में। बहुत बन सकता है तो 3 नंबर का कोई न्यूमेरिकल एक पूछ दिया जाए, या किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन के बारे में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा ही हॉट टॉपिक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से पूछ दिया जाए, या नाइट्रिक एसिड हटा ही दिया गया है, एक ही सल्फ्यूरिक एसिड रह गया है सिलेबस में, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को एकदम पक्का से याद कर ले, वो पूछा ही जाएगा। ये सारी बातें जो हैं हम करते हैं कि 3 नंबर का सवाल में ये आएगा, और फिर उसके बाद 1-1 नंबर का, 2 नंबर का सवाल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सवाल, वहाँ भी ऑप्शन होंगे। जैसे 7 नंबर के जो भी सवाल होंगे उनके ऑप्शन होंगे, आप ये बनाइए, नहीं तो ये। ऐसा भी नहीं करना है कि दोनों में से आधा आधा बना देना, तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। किसी एक क्वेश्चन को ही पूरा सॉल्व करना है। अथवा में जो रहता है, और में जो क्वेश्चन रहता है, वहाँ भी ऑप्शन रहेगा, दोनों ही क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे, और उसमें से कोई एक आपको बनाना है, और जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी फील हो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। तो ये मैंने कुछ ट्रिक बताया है थ्योरी के एग्ज़ाम देने के लिए। थ्योरी में आप अच्छा नंबर कैसे सिक्योर कर सकते हैं इसकी बात की। प्रैक्टिकल जो है 30 नंबर का होता है, उसमें बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, और वो क्वेश्चन पेपर में 20 या 22 नंबर का सवाल होता है जो आपको करना होता है लैब में, और उसको फिर लिखना होता है। जो करते हैं वो लिख डालते हैं, वो 22 नंबर का होता है, कभी कभी 21 नंबर का भी होता है। तो वो आपके अपने हाथ में है, आप जितना अच्छा उसको लिखेंगे, क्योंकि वो इवेल्युएट होके बोर्ड को जाना है वो मटेरियल, तो वो इवेल्युएट होकर बोर्ड को जाना है, तो उसमें जो लिखा रहेगा वो 21-22 मार्क्स आपका है। आप जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, वो आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी रहा ये जो 10 नंबर है, ये भी आपके हाथ में है। रिकॉर्ड जो बनाते हैं, जो भी प्रैक्टिकल आपने साल भर में किया उसका रिकॉर्ड, एक प्रोजेक्ट होता है, और उसमें वाइवा, 1-2-3 नंबर का वाइवा होता है। तो ये सारे के सारे मिला के 8 से 10 नंबर का ये होता है पार्ट, और बाकी जो 21 से 22 मार्क्स का होता है वो आपके हाथ में है। वो बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड से क्वेश्चन कौन से आते हैं ये भी समझ लीजिए। जो एक ट्रेंड है कि जब कभी क्वेश्चन बोर्ड से आएगा तो 3 या 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसमें से होता है एक टाइट्रेशन पर बेस्ड होता है। पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, KMnO4 का टाइट्रेशन हो सकता है ऑक्जेलिक एसिड के साथ, चाहे फेरस सल्फेट के साथ, मतलब एक टाइट्रेशन पूछा जाता है।
एक टाइट्रेशन उसमें रहता है प्रैक्टिकल में। दूसरा एक टाइट्रेशन हो गया, दूसरा एक प्रिपरेशन रहता है। किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन उसमें एक पूछा जाता है, प्रिपरेशन होगा, निश्चित रूप से एक प्रिपरेशन रहेगा ही रहेगा। तीसरा सॉल्ट एनालिसिस, एक सॉल्ट एनालिसिस रहता है जिसमें एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करना होता है। एक ही एसिडिक रेडिकल और एक ही बेसिक रेडिकल वाला उसमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है, सॉल्ट एनालिसिस इसको कहते हैं। और चौथा जो होता है एक सवाल, वो होता है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये 4 सवाल पूछे जाते हैं। यही ट्रेंड रहा है, अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें यही ट्रेंड रहा है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि एक टाइट्रेशन रहेगा, टाइट्रेशन 10 नंबर का आसपास रहता है वो, और एक प्रिपरेशन रहता है 5 या 6 नंबर का, एक सॉल्ट एनालिसिस रहता है और एक डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो ये 4 सवाल निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। उसमें सॉल्ट कौन सा रहेगा ये नहीं बता सकते हैं, ये पता नहीं, वो बदल दिया जा सकता है। पोटेशियम ट्राइऑक्सैलोटोफेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट 3, कुछ भी पूछा जा सकता है। कभी मोर सॉल्ट, कभी फिटकिरी बनाना, तो इसका प्रिपरेशन पूछा जा सकता है। और फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब का डिटेक्शन कि कैसे पहचानेंगे कि उसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये डिटेक्शन उसमें पूछा जाता है। तो ये सारी बातें जो है ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो ये पैटर्न जैक बोर्ड ने दिया है। खैर इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने भी कुछ चैप्टर्स हटाए हैं, और जो चैप्टर्स हटाया गया है वो है सॉलिड स्टेट, ग्रुप 15 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर हटा दिया गया है, और जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर्स हटा दिए गए। जो बाकी चैप्टर्स बच गए उसमें से भी क्वेश्चन का पैटर्न सीबीएसई ने भी थोड़ा सा बदला है। पहले 26 क्वेश्चंस आते थे, अब 32 क्वेश्चंस आएंगे। और सीबीएसई ने भी उसमें भी 70 मार्क्स का जो थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ। तो वहाँ भी बातें ऐसे बदल गई है कोरोना के कारण, जो इसमें पढ़ाई नहीं हो पाई, और उन्होंने भी जो सिलेबस काटा है दैट syllabus can be completed in this short period। इस शॉर्ट पीरियड में भी हम उस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और सभी लोग, हम सभी लोग, पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स की भलाई के लिए लगे हुए हैं, और सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है, और हम शिक्षक भी आपके लिए पूरे समर्पित हैं। आप जब कभी आपको इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे चैनल पर, और मैं मदद करूंगा। और आप तैयारी करें और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसमें खूब अच्छा नंबर आप लाएं, इस पैटर्न को समझ लें। और असल में आप अगर 2, 4, 5 मॉडल, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो अभी तक मॉडल पेपर बनाया है, मैं वो डाल भी दूंगा। मॉडल पेपर ऑर्गेनिक का बना रहा हूँ, वो भी डालूंगा। तो एक मॉडल पेपर तो जैक बोर्ड ने दिया भी है, और दूसरा मॉडल पेपर मैंने प्रैक्टिस के लिए एकदम उस पर आधारित है। जो पैटर्न मैंने आपको बताया उसी पर आधारित है, वो मैंने बनाया भी है। फिजिकल का कंप्लीट हो चुका है, इनऑर्गेनिक का कंप्लीट हो चुका है, ऑर्गेनिक का पर काम चल रहा है। तो बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो आपको मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग भी मेरे नए व्यूअर हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक बटन देना ना भूलें अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो, ताकि हमें उससे ऊर्जा मिलती रहे। फिर से एक और वीडियो आएगा कि परीक्षा में जो संभावित प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न पर कुछ दिन बाद एक वीडियो ज़रूर आएगा कि संभावित प्रश्न क्या है जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इस पर भी बात करेंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छा मार्क्स पाएँ। धन्यवाद।